Hello students, so for today we are going to derive length equation. In our previous video you have studied about mirror formula, which is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. And in this chapter we will discuss about how to derive length equation. And what is length equation? 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मिरर फॉर्मूला में सबके सब पॉजिटिव में थे, लेकिन लेंस इक्वेशन में या लेंस फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन एफ एज इट इज़ है, 1 अपॉन वी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन यू के आगे क्या है? माइनस का साइन. तो आपको यही यहाँ पे याद रखना है, जिसमें u क्या है? u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, v इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस एंड f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दैट गिवन लेंस. तो यहाँ पे ये वही मीनिंग्स दे रहे हैं जैसे कि हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था, बस वहाँ पे मिरर था और यहाँ पे क्या आ चुका है? लेंस. साइन कन्वेंशन आप सभी को पता है. साइन कन्वेंशन में आपको क्या पता है कि जो भी डिस्टेंसेस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाएंगी, लेंस से ही नापी जाएंगी. और दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि जो भी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर वो इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव ली जाएगी. तो अगर मैंने यहाँ पे एक रे डायग्राम ड्रॉ किया है, रे डायग्राम्स आपने पढ़े कॉन्वेक्स लेंस के, तो कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे मैंने केस ले रखा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो आपको पता ही है वो 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. तो इसमें मैंने कौन सा वाला केस ले रखा है? जब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेकेंड फोकस मतलब 2f और 2f के बीच में रखा है. तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ए बी लाइट कर रखी है एंड इट इज़ प्लेस बिटवीन f एंड 2f. आपको पता है यहाँ पे 2 रूल फॉलो होंगे. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस. पहली रे इस तरीके से. दूसरा रूल कौन सा? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना बेंडिंग के आगे की तरफ चली जाएगी ये लाइट रे. तो जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा रिफ्रैक्टेड रे का, वहाँ पे बन जाएगी इमेज. तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनेगी इसमें बियॉन्ड 2f. जब f एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, जिसकी हाइट कितनी है? a डैश b डैश. ओके. नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ ए, यहाँ पे u है. इमेज डिस्टेंस ओ ए डैश कितना है? v है. एंड इसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ओ एफ, जो कि कितनी दे रखी है? स्मॉल f. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओ ए. लिखेंगे इसे ओ ए ही, क्योंकि आपको पता है कि हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही इसकी डिस्टेंस लेनी है. ओ ए इज इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस का u. क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि जो ये हमारे पास डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है. ऐसी ओ ए डैश इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स है तो ये आएगा पॉजिटिव का v. साथ ही साथ ओ एफ हमारे पास पॉजिटिव का ही f आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है जब हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था तो उसमें भी हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ ली थी, तो यहाँ पे भी हम सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ लेंगे. आपको यहाँ पे देखना है कि जो ऑब्जेक्ट साइज और जो इमेज साइज है वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ कौन कौन से ट्रायंगल बना रहे. तो आपको दिख रहा होगा इमेज ए डैश बी डैश ओ, ये वाला राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको. और दूसरा ऑब्जेक्ट का राइट ट्रायंगल ए बी ओ, कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ, ऑप्टिकल सेंटर. ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर. क्यों होंगे? 90 डिग्री ईच. साथ ही साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे. जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड रेशियोज आपस में इक्वल होंगे. तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी. ठीक है. इज इक्वल्स टू, अब बेस के यहाँ पे हमें क्या लेना है? रेशियो लेना है. तो सबसे पहले वाला ट्रायंगल लिया था तो इसका बेस क्या है? ओ ए डैश. तो ओ ए डैश लिख दिया है. ए डैश बी डैश के सामने ओ ए डैश. ऐसी ए बी, जो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है वो है ए बी. इसके सामने अगर हम देखें तो क्या रखेंगे? इसका बेस क्या है इस ट्रायंगल का? ओ ए. तो ओ ए लिख दिया है. लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल हमें लेना है ए डैश बी डैश एफ, जो फोकस के साथ बन रहा है. ठीक है. दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है? ओ सी एफ आपको दिख रहा होगा. और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ सी जो है वो ए बी के ही इक्वल है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. ठीक है. तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर होंगे. ओके. सिमिलर ट्रायंगल लिखा हुआ है. ऐसे ही इसके भी परपेंडिकुलर्स का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ओ सी, ये लिख दिया है. और इनके बेसिस का रेशियो ए डैश एफ अपॉन एफ ओ या ओ एफ.
A-F/OF, इस तरीके से लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से रिप्लेस करानी है कि जो हमें गिवन दे रखी हो वो उसके टर्म्स में हम ये डिस्टेंसेस लिखें। तो देखिए A-F हमें नहीं दे रखा है, तो A-F को मुझे इनके टर्म्स में लिखना है। तो मैं A-F को ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखिए OA- में से अगर मैं OF माइनस कर दूँ, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो A-F निकल के आएगा। तो इट मीन्स OA- माइनस का OF एंड ये OF एज इट इज़। लेट दिस इक्वेशन बी 2। उससे पहले हमें पता है कि OC किसके इक्वल है यहाँ पे दे रखा AB के। सो OC इज इक्वल्स टू AB। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखें तो दोनों के LHS इक्वल हैं। LHS इक्वल हैं तो इट मीन्स इनके RHS क्या कर देंगे, इक्वेट करा देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, तो उनके RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे जब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, रिलेट कराएंगे। अब हमें इनकी सारी वैल्यूज़ प्लेस करनी है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू देयर साइन कन्वेंशंस। सो पुट OA इज इक्वल्स टू माइनस का U। OA के बदले क्या आएगा, ये माइनस इसका ये है एंड दिस इज U, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सेकेंड, यहाँ पे OA के बदले क्या आ जाएगा, V एज इट इज़ आ गया। OA- के बदले यहाँ पे V एंड OF के बदले पॉजिटिव का F, ये माइनस पहले से था ऐसी, और OF के बदले अगेन F। अब हम यहाँ पे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये माइनस का V है, ये F इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो माइनस का VF। ये पॉजिटिव का U है तो UV हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये किस टाइप का आएगा, प्लस का आएगा, UV पॉजिटिव का। ठीक है, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, U दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो आएगा पॉजिटिव का UV और एक आएगा नेगेटिव का UF। ओके, नेक्स्ट डिवाइडिंग UVF ऑन बोथ साइड। इनमें डिवाइड कराना है हमें UVF। तो आपको पता है जब UVF डिवाइड कराएंगे तो V और F तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, नीचे सिर्फ U बचेगा, तो माइनस का 1/U। इसमें UVF डिवाइड कराएंगे तो UV तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, F 1/F। इसमें क्या बचेगा, माइनस एज इट इज़ 1/V। ये माइनस के 1/V को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। तो 1/V माइनस का 1/U इज इक्वल्स टू 1/F विच इज़ लेंस इक्वेशन। ना इसमें हमें निकालना है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि आपने पढ़ रखा है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ द रेशियो ऑफ दी हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें जो फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे कि आपने मिरर फॉर्मूला में निकाला था, क्या निकल के आया था, माइनस का V/U। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, देखिए साइन भी उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव का V/U। तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करके देखना है। तो उसके लिए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो अभी इससे पहले मैंने यहाँ पे रेज करी है वो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मैं दोबारा से लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख दी है, A-B' इज इक्वल्स टू OA' जिसमें OA' हमें पता है और OA की वैल्यू हमें पता है, लेकिन A', ये A', क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए ये इन्वर्टेड बन रही है, नीचे की साइड है, तो ये क्या आएगा, माइनस का HI। ठीक है, AB यहाँ पे क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो AB इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का HO, क्योंकि ये कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो A', की जगह माइनस का HI, AB की जगह HO, OA' की जगह V एंड OA की जगह -U। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है HI/HO किसके इक्वल होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन M के इक्वल, जो कि किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, V/U के इक्वल। सो यहाँ पे न्यू फॉर्मूला निकल के आया लीनियर मैग्निफिकेशन का, जो कि है V/U। नेक्स्ट इसमें अगर बात आती है साइन की, साइन कैसा कि अगर यहाँ पे M की वैल्यू आ रही है क्या, नेगेटिव, M की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो इमेज बन रही हो कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। ठीक है, M की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इमेज क्या बन रही होगी, इन्वर्टेड। अगर M की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन्स इमेज कैसी बन रही होगी वहाँ पे, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और अगर M की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन्स इमेज कैसी बन रही है वहाँ पे, इरेक्ट बन रही है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात आती है कि अगर यहाँ पे अब देखिए इन्वर्टेड बोला है तो इसके साथ तो रियल जुड़ेगा ही, और इसमें इरेक्ट आया है तो इट मीन्स इसके साथ क्या जुड़ेगा, वर्चुअल जुड़ेगा। नेक्स्ट आता है इसकी वैल्यू की बात, कि अगर M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब देखिए ग्रेटर देन 1 कब आ सकती है, क्योंकि M का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए HI/HO। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब यहाँ पे HI ग्रेटर होगा।
जब यहाँ पे एच आई ग्रेटर होगा एच ओ से, मतलब जब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगी, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इमेज ज़्यादा बड़ी बन रही होगी। तो जब इमेज मैग्नीफाइड फॉर्म में बनती है तो उसका मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 निकल के आता है। अगर इमेज की हाइट बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है तो उस केस में मैग्नीफिकेशन 1 निकल के आता है। अगर किसी केस में इमेज की हाइट लेस देन होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से तो उस केस में m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 निकल के आती है। लेस देन 1 मतलब पॉइंट फॉर्म में निकल के आएगी, 0.1, 0.2, 0.9 इस तरीके से निकल के आती है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ रियल इमेज तो बनाता नहीं है, वर्चुअल भी बनाता है। तो आपको इसका एक वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा हो और वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, और सेम यही पूरा का पूरा हमें सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन करना है, यही सारे के सारे ट्रायंगल्स हमें लेने हैं, यही सारी की सारी डेरिवेशंस हमें करनी है, सिर्फ वहाँ पे साइन कन्वेंशंस थोड़े अलग हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको प्रूफ करके लाना है क्या, लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन बिल्कुल वही सेम, यही सेम निकल के आएगी। तो आपको कौन सा वाला केस करना है, व्हेन इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस। साथ ही साथ ऐसी लेंस इक्वेशन आपको किस में प्रूव करके लेके आनी, कॉनकेव लेंस के लिए भी प्रूव करके लानी। कॉनकेव लेंस का एक ही यहाँ पे डायग्राम कराया था, उस पर्टिकुलर डायग्राम में सेम यही ट्रायंगल्स लेने हैं, उन्हीं ट्रायंगल्स के थ्रू आपको सेम लेंस इक्वेशन वहाँ पे प्रूव करनी है। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक डेरिवेशन आएगी ही आएगी पक्का। और ये डेरिवेशन बहुत, मतलब इसके बहुत सारे केसेस हैं, केसेस और सारी की सारी सिमिलर हैं, मतलब इनकी जो डेरिवेशन करने का तरीका है वो सारा का सारा सिमिलर तरीका है। अगर एक डेरिवेशन आप अच्छे से समझ जाएं तो उससे रिलेटेड जो उसके केसेस हैं वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या है कि आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही वो डेरिवेशन कंप्लीट होगी। और दूसरी चीज़ कि आपको क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ उसमें प्रूफ करनी है। तो अभी तक हमने वहाँ पे लेंसेज से रिलेटेड रिफ्रैक्शन पढ़ा था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हमें दो स्पेरिकल लेंसेज या फिर दो स्पेरिकल सरफेसेस को क्या नहीं करना है, कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही टाइप की स्पेरिकल लेंस चाहिए या फिर एक ही टाइप का स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहिए और उसी के थ्रू हमें रिफ्रैक्शन देखना है। तो सबसे पहले बात आती है कॉन्वेक्स सरफेस की। तो हमने क्या ले रखा है, ग्लास ले रखा है, और उस ग्लास की जो फ्रंट सरफेस है वो कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने लेंस नहीं बोला, कॉन्वेक्स सरफेस बोला है, क्योंकि एक ही सरफेस है इसके पास। ओके, अब ये जिस भी मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ की साइड क्या है, अगर एयर है तो क्या है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले रखा। सो रेयर मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कौन सा मीडियम होगा, ग्लास का डेंसर मीडियम। अब आपको पता ही है कि जो भी यहाँ पे अपर्चर होता है, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है उस पर्टिकुलर सरफेस या लेंस का, ये लेंस तो नहीं है, सरफेस है, तो सरफेस के एक मिड पॉइंट होता है, एक सरफेस का एक मिड पॉइंट होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोल। हमने मिरर के केस में भी यही पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे बस पॉलिशिंग नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये क्या है, पोल है। ओके, अब देखिए जब इसे मैं पूरा गोल घुमा दूंगी तो इसका सेंटर यहीं पे लाई करेगा, राइट हैंड साइड। सो दिस इज सेंटर, जिसको मैंने सी से इंडिकेट करा रखा। और आपको पता है उसके सरकमफेरेंस से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने आर से इंडिकेट कर रखा है। ऐसी अगर मैं कॉनकेव सरफेस की बात करूँ, सो दिस इज कॉनकेव सरफेस एंड द मटेरियल विच इज़ मेड बाय ग्लास, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 एंड दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड दिस इज इट्स पोल विच इज इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। एंड आपको पता है जब इसे मैं पूरा का पूरा गोल घुमा दूंगी तो इसका एक सेंटर निकल के आएगा, मिड पॉइंट तो पोल है, उसका सेंटर निकल के आएगा सी, और यहाँ P से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि है R। अब बात आती है कि जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करते टाइम आपको ये सब चीज़ें कंसेप्ट ध्यान में रखने, तभी जाके आप उस डेरिवेशन को कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हमें डेरिवेशन में प्रूफ करना क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एजम्पशंस लिए जाते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं, आप देखिए सारे के सारे जितने भी सरफेसेस होते हैं, लेंस होते हैं,
उनके थ्रू हम यहाँ पे मेन ऑब्जर्वर कौन है, हम ही हैं। और जो ऑब्जर्वर है वो किससे ऑब्जर्व करता है, कान से तो ऑब्जर्व करता नहीं होगा ना, आँखों से ही करता है, आइज़ से करता है। और आपको पता है आपकी आइज़ कितनी छोटी होती है, और जब आइज़ छोटी है तो उसका लेंस कितना छोटा होता होगा। तो मतलब हमारे जो आई अपर्चर है उसके जो लेंस का अपर्चर होता है वो कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और आपको पता है कि जब आप किसी की आइज़ में रिफ्लेक्शंस देखते हैं या अपने ही ऑब्जेक्ट की, जैसे अगर आप हो तो अगर अपनी ही इमेज आप अपने किसी की आंखों में देख रहे होते हो तो वो बहुत छोटी बनती है आपके कंपैरिजन। तो इट मीन्स कि उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस करते हैं, उस एजम्पशन के चलते हुए हम यहाँ पे ये डेरिवेशन करेंगे। तो पहला एजम्पशन क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे लेंस या जो भी हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रखी है उसका अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो अपर्चर शुड बी स्मॉल। ओके, अपर्चर स्मॉल होगा तो जो भी इसके नज़दीक जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। सेकेंड थिंग, जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज हम लेंगे उसकी हाइट बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। जब हाइट ज़ीरो कर देंगे तो इट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट साइज़ की तरह। तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस में सिचुएट होंगे उनको हमें क्या मान के चलना है कि वो पॉइंट साइज़ है। थर्ड थिंग, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स शुड बी स्मॉल। अभी तक आपने एंगल आई और एंगल आर ही पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स भी होंगे। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स क्या है, तो जो इंसिडेंट रे, आपको याद रखना है इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे। अब सब में एक चीज़ यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी लिख रही हूँ, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा मैंने, इंसिडेंट रे, क्योंकि एंगल्स आपको पता है दो रेज के बीच में दो लाइंस के बीच में बनते हैं। इंसिडेंट रे, सेकंड कौन सी रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे, थर्ड यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे आपको याद रखना, नॉर्मल किससे ड्रॉ होगा, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो उस अपर्चर के परपेंडिकुलर हो वो उसकी नॉर्मल होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल ड्रॉ होती है, आपने मिरर के केस में भी पढ़ा था। तो आपको याद रखना है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो है अल्फ़ा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा बीटा, और नॉर्मल रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा गामा। ठीक है, ये तीन एंगल आपको याद रखना है। तो ये तीनों एंगल्स को भी हमें क्या लेट करना है, स्मॉल लेट करना है। क्यों, क्योंकि अपर्चर विल बी स्मॉल, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा एंगल शुड बी स्मॉल। अब बात आती है इनके केसेस की। तो केसेस तो हम एक एक करके पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पे दो टाइप के ही इसमें मेन जो उसके केस होंगे वो कौन कौन से होंगे कि या तो ऑब्जेक्ट इसमें होगा रेयर मीडियम में, या तो ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस होगा डेंसर मीडियम में। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट किस मीडियम में प्लेस होगा, रेयर मीडियम में, इरिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ इमेज which is formed either in rarer medium और denser medium। इमेज चाहे किसी भी मीडियम में बने, कैसे भी बने, हमें याद रखना अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो आपके पास लास्ट में जो आंसर जो एक्सप्रेशन निकल के आएगी वो ये होगी। तो आपको ऐसे में याद रखना है। अब देखिए रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम में कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, μ1। तो इसीलिए देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किस में आ रखी है, μ1 के नीचे। तो μ1 ऊपर सारे के सारे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। ठीक है, μ1 अपॉन क्या है, u, माइनस साइन तो लगेगा ही क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव होता है। लर्न करने का तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, माइनस का μ1 अपॉन u प्लस, अब इमेज की जो डिस्टेंस है वो किसके नीचे आएगी, μ2 के नीचे। ठीक है, क्योंकि अब दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो आना चाहिए। तो μ2 अपॉन v इज इक्वल्स टू, अब तीसरी चीज़ क्या होती है, देखिए u हो गया, v हो गया, यहाँ पे f नहीं है, फोकल लेंथ नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी ड्रॉ भी करवाया था r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके नीचे आएगा, दोनों के ही नीचे आएगा। और कैसे आएगा, माइनस करके। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो क्यों बड़े में से छोटा, क्योंकि डेंसर मीडियम का ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या आएगा, r। ये एक्सप्रेशन आपको याद करनी है। जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा तो एक्सप्रेशन में यही आएगा लास्ट में आंसर। ये चेक करने के लिए कि आपका जब आप लास्ट में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो तो लास्ट में आंसर आपका सही है कि नहीं है, तो ये याद रहना चाहिए, तो तभी आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है उल्टे की। अगर ऑब्जेक्ट को आपने किस में रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है, तो क्या आंसर आएगा। तो
पहली एक्सप्रेशन याद है ना आपको, पहली एक्सप्रेशन में जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1, और कुछ मत चेंज करो, साइन भी नहीं, यू भी नहीं, वी भी नहीं। अब ये एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगी। माइनस एज इट इज़ म्यू, 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, यू एज इट इज़ म्यू है, 2 की जगह क्या आएगा 1, वी एज इट इज़ इक्वल्स टू 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 एंड 1 की जगह क्या आ जाएगा 2। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, टेंसर मीडियम में। ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशन हम एक के बाद एक करेंगे तो वो अच्छे से आपको समझनी है, पढ़नी है।